तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस का असली मास्टरमाइंड और कहूँ तो सबसे बड़ा वो क्रिमिनल जो अब तक कानून के शिकंजे से बाहर था, जेल के बाहर था, गोल्डी बराड़, वो गिरफ्तार हो गया है। तो गोल्डी बराड़ की पूरी गिरफ्तारी की आपको जानकारी दे दूंगा और उसके बाद आज की कहानी, क्योंकि आज की कहानी बेहद अजीब कहानी है। तो पहले गोल्डी बराड़ के बारे में अपडेट। आपको याद होगा कि सिद्धू मूसेवाला का जो कत्ल है 29 मई इसी साल हुआ था उन्हीं के गांव में, और इस कत्ल के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ आया, का नाम आया था। अब लॉरेंस तो खुद जेल में पहले से ही है, तिहाड़ में। तो जेल के बाहर किसने साजिश रची, आपको बहुत लंबी सीरीज में कहानी सुनाई थी। तो उसमें सबसे बड़ा नाम था गोल्डी बराड़, और गोल्डी बराड़ ने ही सारे शूटर से लेके बाकी चीज़ों के, उनको पैसे देने के, हथियार के, सबके इंतज़ाम किए थे। 2017 में गोल्डी बराड़ स्टूडेंट वीज़ा पर कनाडा गया था और वहीं से उसने मूसेवाला की कत्ल की पूरी साजिश रची थी। अब जब ये सारा खुलासा हुआ, से गोल्डी बराड़ का नाम सामने आया, तो फिर पंजाब पुलिस के ज़रिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया ताकि उसे गिरफ्तार कर इंडिया ला जा सके, और उसके खिलाफ सिद्धू मूसेवाला के कत्ल से जुड़े FIR की कॉपी, बाकी सबूत इंटरपोल को दिए गए। तलाश जारी थी, लेकिन अब तक बराड़ हाथ नहीं आ रहा था, बल्कि वो कनाडा में बैठा हुआ कभी वीडियो पोस्ट करता, कभी ऑडियो के ज़रिए मूसेवाला के कत्ल को कहता कि मैंने ही मारा है, क्लेम करता वो। गोल्डी बराड़ की गिरफ्तारी की देरी की वजह से मूसेवाला के पिता भी बड़े उदास थे। बलकौर सिंह जी ने भी हाल में ही, बल्कि इसी वीक के शुरुआत में, उन्होंने एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि अगर भारत सरकार मदद करे, इंडियन पुलिस, पंजाब पुलिस, इंटरपोल, CBI, और तो कोशिश करे तो गोल्डी बराड़ को गिरफ्तार कर भारत लाया जा सकता है। यहाँ के कानून का फिर उसको सामना करना पड़ेगा। बल्कि उन्होंने ये तक कहा था कि गोल्डी बराड़ की गिरफ्तारी और उसे भारत लाने में अगर 2 करोड़ रुपए का इनाम का ऐलान कर दिया जाए तो बहुत सारे लोग उसके बारे में सुराग दे सकते हैं, उसे पकड़वा सकते हैं। और उन्होंने कहा कि ऐसा करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि ये भी कहा कि अगर पुलिस या सरकार पैसे देने के लिए मतलब तैयार ना हो तो वो खुद 2 करोड़ रुपए देंगे। उनका ये भी कहना था कि मूसेवाला हर साल टैक्स के तौर पर ही 2 करोड़ रुपए सरकार को दिया करते थे। तो उन्होंने कहा मैं दूंगा 2 करोड़ रुपए, अगर कम पड़ेगा तो मैं अपनी ज़मीन बेच दूंगा, लेकिन मैं दूंगा। इत्तेफाक से उसकी नौबत नहीं आई, क्योंकि अब खबर आई कि गोल्डी बराड़ गिरफ्तार हुआ है। गोल्डी बराड़ की गिरफ्तारी 20 नवंबर को हुई। 20 नवंबर को दरअसल वो था कनाडा में, लेकिन जब से ये मूसेवाला मर्डर के बाद से ही इंटरपोल और रेड कॉर्नर नोटिस, तो कनाडा में उसे ये डर था कि पकड़ा ना जाए, तो बहुत कोशिश में था वहाँ से निकलने की। और वो इसी मकसद से पहुँचा अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट में, सबसे बड़ा स्टेट है। और वहाँ पर वो कुछ कहते हैं कि 2 वकील से टच में था। वो ये कि किसी तरह से उसको वहाँ पे असलम दिला दिया जाए, मतलब वो वहाँ पे रह सके। अब ऐसे माफ़ी दिलाकर कहीं रहने के पीछे एक तर्क वजह दी जाती है, वो ये है। तो उसको ये था कि भारत में उसके साथ इंसाफ नहीं होगा, उसको वहाँ पे तंग किया जाएगा। लेकिन एक वकील को मालूम था उसके बारे में कि उसके ऊपर क्या चार्जेस हैं, उन्होंने उसका केस लड़ने से मना कर दिया। दूसरे वकील से अब वो कांटेक्ट कर ही रहा था कि इसी दौरान में कुछ वहाँ के उसने कानून तोड़े और कैलिफोर्नियाई पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जब हत्थे चढ़ा तो खबर आई, पता चला ये गोल्डी बराड़ है। इसके बाद पता चला कि इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी है। इंडियन अथॉरिटी को पता चला। इसके बाद उन्होंने वहाँ अमेरिका में अपने एम्बेसी के थ्रू कांटेक्ट किया और कैलिफोर्नियाई स्टेट पुलिस के साथ फिर कांटेक्ट में आए, और अब ये कंफर्म हो गया कि ये गोल्डी बराड़ ही है। इस वक्त वो कैलिफोर्नियाई पुलिस की कस्टडी में है। अब एक अच्छी खबर ये है कि अमेरिका के साथ हमारी ट्रीटी है, यानी अगर कोई हमारा वांटेड क्रिमिनल वहाँ पकड़ा जाए या उनका वांटेड हमारे यहाँ पकड़ा जाए तो हम एक दूसरे को ले दे कर लेते हैं। तो ट्रीटी है, और क्राइम, टेररिज्म, इन सब को लेकर कहते भी हैं कि अमेरिका ज़ीरो टॉलरेंस है। भारत के साथ रिश्ते भी ठीक ठाक हैं। तो उम्मीद यही है कि यहाँ से टीम जाएगी, और टीम जाने के बाद अब चूँकि पूरा मामला जो है वो पंजाब पुलिस के पास ज़्यादा है, तो पंजाब पुलिस की शायद कोई टीम जाए और उसको कैलिफोर्निया से लेकर इंडिया आए। इसमें कोई ज़्यादा रुकावट नहीं आनी चाहिए। पंजाब के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बाकायदा रिकॉर्ड पे, कैमरे पे ये कहा है कि हाँ, गोल्डी बराड़ गिरफ्तार हो चुका है। तो अब इसमें कोई शक नहीं है कि वो गिरफ्तार नहीं हुआ। बस
जो कुछ दिन हैं वो ये है कि उसके लाने में कोई कानूनी अड़चन तो नहीं आएगी। ट्रीटी के बावजूद कई ऐसे वैसे केसेस हुए हैं जब आने में कई बार कुछ चीज़ें अड़चन आ जाती है बीच में, तो ऐसा कुछ ना हो। अगर ऐसा नहीं होता, गोल्डी बरार यहाँ लाया जाता, तो इसका मतलब है कि सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के जितने बड़े खिलाड़ी थे, सारे जो सारे बड़े क्रिमिनल थे इस केस, इस साजिश से जुड़े हुए, वो एक एक कर सब जेल की सलाखों के पीछे होंगे। सिर्फ एक गोल्डी बरार जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड, वो बाहर था। और मुझे लगता है कि इसी दिसंबर तक अगर सब कुछ ठीक रहा तो उसे भारत ले आ जाएगा। फिर यहाँ के कानून के हिसाब से उसके ऊपर मुकदमा चलेगा, उसके ऊपर और भी मर्डर के केसेस हैं। तो कुल मिलाकर सिद्धू मूसेवाला के चाहने वाले लोगों के लिए तमाम ये एक अच्छी खबर है कि मूसेवाला का जो कत्ल करने का मास्टरमाइंड था, कातिल, वो पकड़ा गया। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। क्राइम की दुनिया के बारे में जितनी गहराई से आप सोचें, देखें, समझें, तो लगता है ये कैसे, कब, क्यों, फिर लगता है ये शायद इसके बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या क्या लोग दिमाग लगाते हैं गलत काम करने के लिए। आज की कहानी झकझोर देने वाली एक कहानी है। होता यह है कि 12 नवंबर को, ये दिसंबर शुरू हुआ है, मतलब करीब 20 दिन पहले, 2 दिसंबर 20 दिन ही हुए, दिल्ली के पास से ग्रेटर नोएडा, जहां से मैं बैठा वहां आपको कहानी सुना रहा हूं, करीब 25 किलोमीटर है, परी चौक। तो ग्रेटर नोएडा में 12 नवंबर को एक लाश मिलती है। लाश एक लड़की की थी, चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था, गले पे चाकू के निशान थे, और चेहरा जला होने के बावजूद लाश के कपड़ों और बाकी चीज़ों से ज़्यादा पुलिस को मुश्किल नहीं आती उसकी शिनाख्त करने में। फ़ौरन लाश की बरामदगी के बाद ये पता चल जाता है कि ये लाश किसकी है। पता चला कि ये लाश पायल नाम की एक लड़की की, जिसकी उम्र 27 साल है, और ये वहीं बिसरख इलाके की रहने वाली है, ग्रेटर नोएडा में। अब लाश बरामद हुई, पुलिस ने तफ्तीश की, क्योंकि गले पे चाकू के निशान हैं, चेहरा जला हुआ है, तो जो भी कातिल था वो नहीं चाहता था कि उसका चेहरा जो है पहचान में आए। लेकिन अब पुलिस का माथा ये ठनका कि अगर कातिल नहीं चाहता है कि चेहरे के ज़रिए वो शिनाख्त उसकी हो पाए, तो फिर उसने कपड़े वपड़े क्यों छोड़े लाश के साथ। अमूमन अगर किसी को मारने के बाद उसकी आइडेंटिटी को छुपाना हो तो उससे जुड़ी हुई हर आइडेंटिटी को आप डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पर यहाँ है कि चेहरा तो जला दिया कि चेहरा पहचान में ना आए, लेकिन उसके तमाम कपड़े वपड़े वैसे ही छोड़ दिए। तो यहाँ पहला शक था पुलिस को। फिर भी पुलिस ने केस दर्ज किया, पता किया, तो पता चला कि 6 महीने पहले ही पायल के माँ और बाप दोनों ने खुदकुशी कर ली थी, दोनों की मौत हो चुकी है। अब जब ये पता चला तो पुलिस ने और डिटेल में जानकारी हासिल की, तो पता चला कि माँ बाप के ऊपर करीब 5 लाख रुपए का कर्ज था, और जिन लोगों ने कर्ज दिए थे वो 4 लोग थे, और वो तकाजा कर रहे थे, माँ बाप पैसे लौटा नहीं पा रहे थे। और इसी परेशानी के आलम में पायल के माँ बाप ने करीब मार्च के महीने में इसी साल खुदकुशी कर ली। अब माँ बाप के जाने के बाद घर में पायल और उसका एक भाई और भाई की शादी हो चुकी थी, तो इसके अलावा कोई जानकारी नहीं मिली। खैर, लाश को घर वालों को सौंप दिया गया। पायल के भाई ने फिर अंतिम संस्कार भी कर दिया। अब पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है। इसी दौरान इस जगह से जहां पे ये लाश मिली पायल की, करीब 19 किलोमीटर दूर इसी ग्रेटर नोएडा में एक और इलाका, वहां के एक पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट लिखाई जाती है। रिपोर्ट ये थी कि 28 साल की एक लड़की जिसका नाम है हेमा चौधरी, वो 12 नवंबर से लापता है। अब 12 नवंबर को ही पायल की लाश मिली है, और 12 नवंबर को उस पायल की लाश की बरामदगी की जगह से 19 किलोमीटर दूर एक और लड़की रहती है, हेमा चौधरी, जो गुम है, और उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखाई गई है। अब जब मिसिंग कंप्लेंट लिखाई गई तो ग्रेटर नोएडा के अलग अलग पुलिस स्टेशन, उन दोनों ने एक दूसरे पुलिस स्टेशन को कांटेक्ट किया कि कहीं कोई मिसिंग कंप्लेंट, कोई लड़की बरामदगी। तो इसी दौरान में जिस पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाई गई थी हेमा चौधरी की मिसिंग की, उसने दूसरे पुलिस थाने से कांटेक्ट किया, तो पता चला कि यहाँ कोई कंप्लेंट तो नहीं है, लेकिन 12 तारीख को ही एक लड़की की लाश मिली। और आप जो हुलिया बता रहे हो, जो एज बता रहे हो जिस तरीके की, वो सब वैसी है।
बट गड़बड़ एक जगह हो रही है, वो ये कि आप जो बता रहे हो कि जिस दिन हेमा चौधरी गायब हुई उसने ये कपड़े पहने हुए थे, उसने वैसे कपड़े नहीं पहने। जो लाश यहाँ बरामद हुई उसमें कपड़े अलग हैं, और आप जो बता रहे हो जो गायब हुई थी, जो उस वक्त ने कपड़े पहने थे, वो अलग थे। अब यहाँ पे मामला आकर फंस गया। लेकिन फिर भी ये कि एक पुलिस को लगा कि अजीब इत्तेफाक है कि एक ही तारीख में एक लाश मिलती है लड़की की और दूसरी लड़की गायब है। मामला क्या है? खैर, पुलिस अब हेमा चौधरी की तलाश शुरू करती है। हेमा चौधरी सिटी मॉल में काम करती थी एक शॉप में। पुलिस माँ बाप से उसके मोबाइल का नंबर लेकर फिर सीडीआर कॉल डिटेल निकालती है। कॉल डिटेल निकालती है तो पता चला कि 12 नवंबर को हेमा का लास्ट लोकेशन, उसका फ़ोन वही दिखा रहा है जहाँ से पायल की लाश मिली थी। अब ये कैसा इत्तेफाक था? पुलिस के कान खड़े हुए। अब पुलिस ने हेमा के बाकी कॉल डिटेल निकाले कि आखिरी वक्त उसने किन किन लोगों से बात की। तो देखा उसमें जब कॉल डिटेल में, तो पता चला कि जो लास्ट बातचीत हुई है उसकी, वो एक अजय पाल नाम के नौजवान से हुई है। और इससे पहले अजय पाल से उसने कई और बार बात की, लेकिन पिछले रिकॉर्ड में पुलिस गई तो पता चला कि करीब 10, 15, 20 दिन पहले तक अजय पाल और हेमा चौधरी के बारे में कभी कोई बात नहीं होती थी। इधर इतने ही दिनों में ये दोनों फ़ोन पे बात करते थे। अब लास्ट कॉल अजय पाल का, तो अजय पाल रडार पर, अजय पाल के नंबर पे अब पुलिस ने अपनी नज़रें गड़ाई। अब अजय पाल के मोबाइल को ट्रेस करना शुरू किया और साथ ही उसके सीडीआर निकालने शुरू किए। अब जब ये करना शुरू किया तो फिर पुलिस एक बार और चौंकी। पता चला कि 12 नवंबर को अजय पाल का लास्ट लोकेशन भी ठीक वही था जहां पर पायल की लाश मिली थी और जहां पर हेमा चौधरी का लास्ट लोकेशन था। अब ये सारी चीज़ें वहीं कड़ियाँ जोड़ रही हैं। पुलिस को लगा कि ये क्या इत्तेफाक है कि जहां आखिरी लोकेशन है हेमा का, जहां से पायल की लाश मिलती है, अजय का भी आखिरी लोकेशन वही है। ये तीनों आपस में मिल रहे हैं। इसका मतलब है अजय इसमें कोई ना कोई सूत्रधार है। अब पता किया तो पता चला कि अजय पाल बुलंदशहर का रहने वाला है, बहुत दूर भी नहीं है, घंटे भर का रास्ता है ग्रेटर नोएडा से। पुलिस की टीम अजय पाल के पास पहुंचती है, अजय पाल को उठाती है। इसके बाद उससे पूछताछ शुरू होती है। अब जब पूछताछ शुरू होती है तो फिर एक ऐसी कहानी सामने आती है जिसमें आने वाले वक्त में अगर फिल्म या वेब सीरीज बने तो चौंकिएगा मत। कहानी ये थी कि 6 महीने पहले मार्च में पायल के माँ बाप की मौत हो गई। खुदकुशी कर ली, 4 लोगों से कर्ज लिया था और वो तंग करते थे। खुदकुशी के बाद पायल को लगा कि उसके माँ बाप की मौत के जिम्मेदार यही 4 लोग हैं। अब वो घुट घुट कर जी रही थी। और ये जो कर्ज दिया था असल में पायल के भाई की शादी थी, और उस शादी के लिए बिचौलिए ने शादी कराई थी। उस बिचौलिए ने कुछ पैसे लिए, बाकी कुछ और कर्ज लिए। तो वो बिचौलिया, उसका भाई, उसकी भाभी, ये 4 लोग थे कुल। तो पायल के मन में ये था कि ये लोग उसके माँ बाप की मौत के जिम्मेदार हैं। अब वो बदला लेने के तरीके ढूंढने लगी। इसी दौरान में उसने कहा कि ये काम वो अकेले तो कर नहीं सकती, और साजिश बड़ी गहरी बुनी थी उसने। सबसे पहले वो सोशल मीडिया पर गई, फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाया, इधर उधर देखा, और इसी फेसबुक के ज़रिए वो अजय पाल नाम के शख्स से एक तरह से संपर्क में आती है। दोनों की दोस्ती होती है। दोस्ती होने के बाद नंबर आदान प्रदान होता है। अजय पाल आकर मिलता है और वो पायल को देखकर उस पर फिदा हो जाता है। दोनों शादी करने की ठान लेते हैं। हालांकि अजय पाल इस बात से अब तक बेखबर है कि पायल उससे क्यों शादी करना चाहती है, और ये जो फेसबुक की दोस्ती है इसके पीछे की कहानी क्या है। उसे लगा पायल सच में उससे प्यार करती है, शादी करेगी। लेकिन पायल का ये भी नहीं था कि वो उसे धोखा दे, लेकिन उस शादी के पीछे उसकी अपनी एक मजबूरी और एक मकसद भी था। अब दोनों मिलते जुलते हैं। अब इधर जो अजय है वो पायल से कहता है आप शादी करें। ऐन वक्त पर फिर पायल उसे हकीकत बताती है और कहती है कि देखो, मैं तुमसे एक ही शर्त पर शादी करूंगी। मेरी माँ बाप के मौत के जो जिम्मेदार हैं वो 4 लोग हैं, और मुझे वो 4 कत्ल करने हैं, और उन 4 कत्ल को करने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले मैं मर जाऊं, यानी मेरा मर्डर हो, मेरा कत्ल हो। अजय ने पूछा क्यों ऐसा?
उसने कहा कि अगर एक बार दुनिया की नज़रों में मैं मर गई तो फिर जब वो 4 लोगों का कत्ल होगा तो किसी मुर्दे की तरफ कोई उंगली नहीं उठाएगा, क्योंकि मरा हुआ इंसान किसी का कत्ल नहीं करता। तो मैं पुलिस की रडार से बच जाऊंगी, और इसीलिए मेरे ऊपर कोई उंगली ना उठाए, मेरे परिवार पर ना उठाए, मेरे भाई की तरफ ना उठाए, तो जाहिर है कि ये शक कहीं और जाए, और उसके लिए पहले मुझे मरना होगा। प्यार में पागल अजय तैयार हो गया। उसने कहा आगे क्या करना है? उसने कहा सबसे पहले मेरी कदकाठी की किसी एक लड़की का इंतज़ाम करो जिसको मेरी जगह मरना होगा। अजय पाल इधर उधर ढूंढ रहा था। इसी दौरान सिटी मॉल गया। वहाँ एक शॉप में उसे हेमा चौधरी नज़र आई। वो बिल्कुल पायल की कदकाठी की, लगभग उम्र भी वही 27-28 दोनों की उम्र थी। उसने उससे दोस्ती की। हेमा चौधरी को कुछ पैसों की ज़रूरत थी, करीब 5,000 रुपये। उसने एक दोस्त की तरह कहा कि ठीक है, मदद करता हूँ तुम्हें। उसने पैसे दे दिए। इसी दोस्ती के भरोसे पर फिर उसने 12 नवंबर को हेमा चौधरी को कहा कि चलो ग्रेटर नोएडा चलते हैं। वो ग्रेटर नोएडा आ गया। ग्रेटर नोएडा में आने के बाद पायल के घर से कुछ दूरी पर ही सन्नाटे में वो उसको लेकर जाता है, हेमा को। वहाँ पे पायल पहले से मौजूद थी। वो देखती है, उसके हाथ में खंजर था। इससे पहले कि हेमा संभल पाती, गले पे उसके वार करती है। अजय उस हेमा को पकड़े रहता है। फिर अजय और पायल दोनों मिलकर उसके ऊपर चाकू से वार करते हैं। वार करने के बाद ये कढ़ाई में एक गरम तेल करते हैं बिल्कुल, और उस गरम तेल में, खौलते हुए तेल में हेमा चौधरी का चेहरा डुबो देते हैं। उसका पूरा चेहरा जल जाता है जिससे शिनाख्त ना हो सके। ये सब करने के बाद, कत्ल करने के बाद, उस दिन जो पायल ने अपने कपड़े पहने थे, अब वो हेमा चौधरी के सारे कपड़े उतारती है और उसे अपने कपड़े पहना देती है। वो जो कुछ अंगूठियाँ और ये बाकी चीज़ें पहनती थी निशानी के तौर पर, वो भी उसे पहना देती है, हेमा की लाश को। और ये सब करने के बाद ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और दोनों बुलंदशहर पहुँच जाते हैं। लेकिन इधर हेमा चौधरी की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हो जाती है। 19 तारीख 19 नवंबर, मतलब कि हेमा चौधरी के कत्ल के 7 दिन के बाद, चूँकि अजय ने अपना वादा पूरा किया, एक लड़की का कत्ल हो गया और अब पायल दुनिया की नज़रों में मुर्दा हो चुकी थी, तो पायल ने भी अपना वादा पूरा निभाया। हेमा चौधरी के कत्ल के 7 दिन के बाद 19 नवंबर को अजय और पायल ने आर्य समाज मंदिर में जाकर शादी कर ली। अब दोनों पति पत्नी हो गए। लेकिन इसी दौरान 19 को इन्होंने शादी की। पुलिस इधर तफ्तीश कर रही है। शादी के करीब हफ्ते भर के अंदर अंदर मोबाइल कॉल CDR के ज़रिए पुलिस अजय तक पहुंचती है, और अजय तक पहुंचते पहुंचते फिर उसे वो मुर्दा पायल जिंदा मिल जाती है। दोनों इस वक्त यूपी पुलिस की कस्टडी में है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पुलिस अफसर हैं उन्होंने ये भी खुलासा किया कि ये किसी एक हेमा चौधरी या किसी एक लड़की को पहले मारना है, फिर खुद मुर्दा होना है, फिर 4 कत्ल करने हैं, ये आइडिया कहाँ से आया? ये बड़ा सवाल था। हालांकि मैंने वो सीरियल देखी नहीं है, पर उन्होंने रिकॉर्ड पे नाम लिया है कि एक सीरियल आई थी, शायद कोई कबूल है, ये पाकिस्तानी सीरियल है मे बी। तो ये पायल ने वहीं से आइडिया चुराया, सीरियल कबूल है से। शायद उसमें ऐसी कोई कहानी है, क्योंकि मुझे देखने का मौका मिला नहीं। तो वहाँ से ये आइडिया आया। तो एक कत्ल तो उसने 4 कत्ल करने के लिए यूं ही कर दिया। हेमा चौधरी से कोई दुश्मनी नहीं थी उसकी, ना कोई रंजिश थी, ना उसकी माँ बाप की मौत के लिए वो जिम्मेदार थी। लेकिन चूंकि उसे खुद मरना था, तो खुद को मुर्दा करार देने के लिए उसे एक लाश की ज़रूरत थी, और इसलिए उसने एक जीती जागती हेमा चौधरी को लाश में बदल दिया। एक ये हो चुका। लेकिन यहाँ दूसरी बात ये भी है कि अगर ये खुलासा ना होता और ये पुलिस इन दोनों को न गिरफ्तार करती, तो बहुत मुमकिन है आने वाले दिनों में 4 कत्ल और होते हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि उन 4 कत्ल को करने के लिए बाकायदा पायल ने एक पिस्टल भी खरीद लिया था। उसने ऑलरेडी ये तय कर रखा था कि इन 4 को गोली मारेंगे। और वो जो 4 लोग थे, वो असल में जिसने शादी कराई थी इसके भाई की, उसका बिचौलिया था। और बिचौलिया के अलावा, बिचौलिया का नाम सुनील है, सुनील, उसकी भाभी स्वाति, और भाभी का 2 भाई था,
जिसका नाम है कोशिंदर और गोलू। इन 4 लोगों को मारना था और इन चारों को गोली मारनी थी, और गोली मारने के लिए बाकायदा पायल ने पिस्टल या रिवॉल्वर भी खरीद लिया था, जो पुलिस ने बरामद कर लिया। तो एक कत्ल हो चुका, एक मुर्दा जिंदा हो गई और 4 कत्ल होने से बच गए। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आने वाले वक्त में अगर इस पर कोई वेब सीरीज या फिल्म बने तो चौंकिएगा मत। तो कहानी में आज इतना ही। अब वही अपना सिलसिले की शुरुआत करते हैं आज। आप सब भी जानते हैं उसको, हमारी टीम के बेहद होनहार मेहनती चिराग गोटी और हमारी शायद जान पहचान 17-18 साल तो हो गए होंगे साथ में काम करते हुए। आज चिराग का बर्थडे है, जन्मदिन है, और वो पूरी टीम में सबसे बड़ा लाडला है, सबका प्यारा भी है। तो हैप्पी बर्थडे चिराग, तुम हमेशा खुश रहो, अच्छे रहो। बहुत ही अच्छा इंसान है, क्रिकेटर बहुत अच्छा है। लेकिन आज इसके बारे में खुलासा करता हूँ। कुछ वक्त पहले इसको एक अजीब सी एक सनक सवार हुई, सफाई की सनक। इसके बारे में पूरा दफ्तर, इसके साथ जितने बाकी दिल्ली के जितने क्राइम रिपोर्टर हैं सब जानते हैं। हमारे यहाँ जब आप शूट पर जाते हैं तो एक टीम होती है, एक कैमरामैन होता है और एक गाड़ी होती है। तो कोरोना काल में ऐसा होता था कि अलग अलग एक गाड़ी ज़्यादा लोग यूज़ ना करें। पहले भी ये था सिस्टम कि एक रिपोर्टर का एक गाड़ी उसके साथ डेडिकेटेड है, एक ड्राइवर वही होगा और एक कैमरामैन भी वही होगा। तो ये अपना दिन भर शूट पे जाते हैं और दिन भर साथ रहते हैं, शायद फैमिली से ज़्यादा वक्त साथ। अब अचानक जब सनक सवार हुई तो चिराग गोटी ने ये किया कि जब वो कार उसको लेने आया और वो शूट पे अब जा रहा घर से, तो सबसे पहले कैमरामैन और ड्राइवर साहब से तो दोस्ती हो गई उसकी। जब वो कार में बैठता है तो उससे पहले पूरे कार की ऐसी सफाई होती है जो ऑलरेडी साफ़ होकर आ चुकी है। वो बिना सफाई किए नहीं बैठेगा। वो 8-10 पेपर लेगा, न्यूज़पेपर लेकर बैठेगा, वो नैपकिन लेकर बैठेगा, पानी के बोतल लेकर बैठेगा। गर्मी है तो वो 3-4 शर्ट लेकर चलेगा। हर 2 घंटे 1 घंटे में अगर उसका शर्ट ज़रा सा भी पसीना से भीगा तो वो शर्ट फेंक देगा, बदलेगा, फिर दूसरा पहनेगा। चले यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान। अब दफ्तर में आके बैठा, दफ्तर में अगर आप चिराग की सीट पे चले जाएं तो नीचे डस्टबिन है। वो दिन भर में जो भी हमारे हाउसकीपिंग के लोग हैं, मुझे लगता है 3-4 बार आते हैं सबसे ज़्यादा उसी का खाली करने। वो पूरा पेपर, टिश्यू पेपर और उनसे भरा होता है। वो हर 5 मिनट में 10 मिनट में हाथ पोंछेगा, टेबल साफ़ करेगा, मोबाइल साफ़ करेगा, कंप्यूटर साफ़ करेगा, बैग साफ़ करेगा, जिस चीज़ को जिसने छुआ चेयर साफ़ करेगा। तो वो सफाई का एक पता नहीं उसके अंदर कहाँ से आया है। उसको लेके बहुत सारे लोग परेशान भी हैं और मालूम नहीं उसके घर में कितने लोग परेशान हैं। तो मैंने कहा ये उसका एक राज आपको बता दूं। लेकिन हाँ, दिल का हीरा है, बेहद इंसान, हमेशा दूसरों की मदद करने वाला, और कभी उसको लोगों ने गुस्से में नहीं देखा है। इज्जत करता है लोगों की, बड़ों को रिस्पेक्ट देता है, छोटों को प्यार करता है, और जो मन में आता है बोलता है, लेकिन साफ मन से बोलता है। तो हैप्पी बर्थडे चिराग। इसके अलावा आज कीर्ति सिंह का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे कीर्ति सिंह जी, और ऑल द बेस्ट आपके जॉब के लिए। साथ ही गोविंद, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे गोविंद। और गौरव चौहान ने भेजा है। इसके अलावा काजल सिंह, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे काजल। और उमर मुर्तज़ा ने भेजा है, उनकी सिस्टर हैं। साथ ही सत्यम शर्मा का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सत्यम। अभिनव का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अभिनव, और ये भोला राम जी के बेटे हैं। इसके अलावा प्रतीक्षा नायक, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे प्रतीक्षा। और सौम्य रामयन साहू ने भेजा है। इसके अलावा अरुणिमा का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अरुणिमा। और साक्षी राज ने भेजा है बेंगलोर से। साथ ही जाने शबा सिद्दीकी, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे शबा।